दिल्ली में भारत 24 के विजन ऑफ न्यू इंडिया कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। इस दौरान भारत 24 की वाइस प्रेसिडेंट रूबिका लियाकत ने कई मुद्दों पर उनसे बात की। कॉन्क्लेव में स्मृति ईरानी ने कहा कि महागठबंधन में हर रोज पीएम चेहरे बदल रहे हैं, विपक्ष का एजेंडा क्लियर नहीं है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि उनमें दम है तो वे अमेठी से चुनाव लड़े। इस वक्त मंच पर प्रखर, मुखर, कद्दावर नेताओं में से एक स्मृति ईरानी जी यहां पर मौजूद हैं। अमेठी जो अभेद किला था उसे बीजेपी को जीत कर दिया। अब 2024 में वही किले पर आप परचम लहराती हुई नजर आएंगी स्मृति जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सेना तो तैयार है, सेनापति भी तैयार है, परचम भी तैयार है। प्रश्न ये उठता है कि युद्ध की इस भूमि पर सामने से लड़ने वाला कौन है, क्योंकि हर दिन कोई नया वाक्य सुनने को मिलता है, हर दिन कोई नया कैंडिडेट प्रस्तुत होता है। तो मुझे लगता है 2024 आते आते दूध का दूध पानी का पानी पुनः हो जाएगा। तो आप अमेठी में ही रहने वाली हैं? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ, 2014 के चुनाव के बाद भी कहा था, 19 के चुनाव के बाद आज तक कहती आई हूँ कि उनमें और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है। जो अपने आप को घोषित करते हैं या करवाते हैं वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता का स्वभाव ये है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड कर ले वहां से वो व्यक्ति लड़ेगा। तो आपका मैं ध्यान आकृष्ट करूंगी कि मैं साल 2004 में 27 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ी थी चांदनी चौक से, और मैं 2 बार गुजरात से राज्यसभा की सांसद रही हूं। तब भी मेरी पार्टी ने तय किया था मैं कहां से लड़ूंगी, कहां जाऊंगी। 24 में भी मेरी पार्टी तय करेगी। लेकिन फर्क ये है कि 2014 में जब मैं पहली बार अमेठी लड़ने गई थी तो 60% बूथों पर मेरे पास टेबल लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं था। वहां डर का माहौल ऐसा था कि उस खानदान के खिलाफ कभी कोई आवाज अगर उठाने की हिमाकत करता तो उसका राजनीतिक जीवन जो है वो नष्ट कर दिया जाता। तो डर के मारे तब लोग निकलते नहीं थे। 19 आते आते हम हर बूथ पर अपना एक टेबल लगा पाए, इतनी हमने अपनी औकात कर ली। और 19 के बाद 2022 का भी चुनाव हुआ, तब तक हम बूथ पर 20,000 लोग थे। आज हम बूथ पर 60,000 लोग हैं। कोई नहीं से 60,000। तो मैं एक नहीं हूं। जब मैं पहुंची थी अमेठी तो भले ही एक थी, आज हम 60,000 हैं। अजय राय तो कह रहे हैं बीजेपी को 2019 के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह आह्वान था कि हम देश भर में मेंबरशिप ड्राइव चलाएं। तब आपको याद होगा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी और अमेठी में 2019 के बाद 90,000 नए कार्यकर्ता और मेंबर्स जुड़े। तो मैं जो 60,000 गिनवा रही हूँ वो तो बूथ पे काम कर रहे हैं, ये जो 90,000 और गिनवा रही हूँ वो तो बीजेपी के नए सदस्य 19 के बाद बने हैं। लेकिन आप मुकाबला किससे करने वाली? अजय राय कह रहे हैं राहुल गांधी तैयार है, खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती है वहां से। तो क्या स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी हो सकता है? लोकतंत्र में कौन कहां से कब चुनाव लड़ेगा या लड़ना चाहेगा ये सबका अपना निजी विषय। अगर किसी पार्टी विशेष में मालिकाना हक गांधी खानदान का है तो ये उनका विषय है। मेरी पार्टी में पार्लियामेंट्री बॉडी डिसाइड करती है। लेकिन जो हवा काट के रखा है सबने कि उनका आना मतलब बहुत बड़ा कोई तहलका हो जाएगा, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगी, साल 2014 और 19 दोनों चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का एक कंसोलिडेटेड कैंडिडेट था राहुल गांधी। साल 2014 के चुनाव के बाद एक विख्यात एडिटर हैं प्रभु चावला, उनको मुलायम सिंह यादव जी ने इंटरव्यू दिया था और कहा कि 14 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी अमेठी आए, अपना भाषण करके गए, तब मुझे सोनिया जी ने फोन कर कहा कि 1 लाख वोट मेरे बेटे के लिए ट्रांसफर कर दो ताकि वो चुनाव जीत जाए। अब आप तो गणित समझती हैं, तो 14 में मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,07,000 वोटों का फर्क रह गया था। इसका मतलब अगर मुलायम सिंह यादव जी की मेहरबानी नहीं होती, उस वक्त शायद सपा की सरकार नहीं होती, तो जनता ने तो तभी इरादा कर लिया था। 19 में जो मुझे वोट मिला,
अमेठी के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली मैं प्रतिनिधि बन गई। मतलब गांधी खानदान भी जितने चुनाव लड़ा उनको जितना वोट नहीं मिला, उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिला। तब भी संयुक्त कैंडिडेट थे राहुल गांधी, अकेले अपने दम पे नहीं लड़े थे। 3 पार्टियां साथ में राहुल गांधी की लड़ी थी और हमारा जो तीसरा कैंडिडेट लड़ा था उसको मात्र 7,000 वोट आए थे। तब राहुल गांधी को लगभग मिले थे 4,13,000 वोट। ठीक, हमारे दोनों के बीच का फासला था 55,000 वोटों का, 55,120 के आसपास। आया 22 का चुनाव। 22 के चुनाव में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव की बागडोर गांधी खानदान के ही हाथ में थी। श्रीमती वाड्रा कमान संभाले बैठी थी। हमारे यहाँ है 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 में से 4 में उनकी जमानत हमने जब्त कराई। और अगर आप जाके इलेक्शन कमीशन पे आंकड़ा पढ़ लें तो 4 सीटें और जो 5वीं सीट जिसमें जब्त नहीं हुई जमानत, उसमें 66,000 वोट मिले थे। कुल मिला के 2022 में कांग्रेस पार्टी को मिला 1,40,000 वोट। मतलब 19 में जब लड़े और 14 में जो लड़े, 14 में हमारे बीच का फासला था 1 लाख वोट का, 19 में मैं 55,000 आगे थी। 22 आते आते कांग्रेस पार्टी का 3 लाख वोट अमेठी में घट गया। तो डींगे हाँकना आसान है, ये जो गणित है इसको समझना थोड़ा कठिन है। ये पूरा गणित आपने समझाया, लेकिन ये इसके पीछे कौन सी वो जिद थी, या अमेठी से ऐसा कौन सा आपका लगाव या रिश्ता था, या फिर राहुल गांधी को जड़ से उखाड़ना था? क्या वजह, क्या नहीं, टारगेट क्या एक था? तो ये प्रश्न अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि मैंने अपनी जिंदगी में गांधी खानदान को हराने के अलावा कुछ नहीं किया। तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि इस देश की मीडिया में मेरा 2 दशकों का योगदान रहा है। मैं मीडिया में 10 साल का एक टॉप पे पोजीशन रख चुकी हूं। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में आकर ही मेरी कोई उपलब्धि हुई हो। राजनीति में भी मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई पदों पर रह चुकी हूं। और ये 14 के चुनाव से पहले मैं राज्यसभा की सांसद रह चुकी थी। और 14 के बाद लगभग 5 से 6 विधेयक ऐसे हैं जिसको इतने विपक्ष के तनाव के बावजूद सर्वसम्मति से मैंने दोनों हाउसेज में पारित करवाया मोदी जी के नेतृत्व में। स्मृति जी, इसके माने ये है, आप ये कह रही हैं ये बहुत कोई छोटी चीज थी, इसको इतना तरजीह देने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा नहीं था। तो फिर ये गौरतलब है उसका पद बड़ा होगा। और ये भी सत्य है कि जो आज इतना उछल उछल के बोल रहे हैं उन्हें बड़ा कष्ट होता है ये स्वीकार करते हुए कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गृह जनपद से 55,000 से एक सामान्य परिवार की महिला से हार गया। ये इतिहास बन चुका है। वो कह रहे हैं आप मैदान में आ जाएं, वो तो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं वायनाड आ जाए ना। मैंने कहा ना, रोक कौन रहा है? इसका मतलब वो अमेठी छोड़ चुके हैं। भागने का इतिहास उनका है, मेरा नहीं है। तो आप वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं? दोबारा कह रही हूँ, भागने का इतिहास उनका है। वो भगे थे मेरा नाम देख के, मैं नहीं भागी थी। तो मैं अमेठी से सांसद हूँ। पुनः कहती हूँ, मुझसे कहाँ पार्टी लड़ने को कहेगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन दम अगर इतना है तो अजय राय से क्यों बुलवा रहे हैं? खुद बोल दें। और अगर और दम है तो एक ही सीट से लड़के बताएं ना, सिर्फ अमेठी से लड़के बताएं। तो आप अभी भी ये मानती हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूँ, उनके पास तो पुश्तैनी मिल्कियत है। तो दम है तो अजय राय क्यों बोल रहे हैं? वो खुद बोले ना हमको लड़ना है। और अगर और उससे ज्यादा दम है तो सिर्फ उस एक सीट से लड़के बताएं। और अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतर गई, दोनों में से कोई भी, मैं खुला कह रही हूँ आज। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? मैं पूरा कह रही हूँ। 60,000 कार्यकर्ता बूथ में, जिनमें से मैं एक हूँ। पहली बार जब लड़े थे, जब कहा स्मृति हूँ, तब मैं अकेली थी। आज हम 60,000 हैं। कोई भी लड़ना चाहे लड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अमेठी को ऐसा क्या दे दिया जो गांधी परिवार इतने सालों में नहीं दे पाया? सेवा। देखिए रूबिका जी, उन लोगों ने वर्षों वर्ष ये राजनीतिक स्टेटमेंट दिया, आप हमारा परिवार हैं,
आप हमारे अपने हैं, क्या कोई अपने घर की महिला को खुले में शौच के लिए छोड़ता है? अमेठी में 3 लाख परिवार थे जिनके पास एक टॉयलेट नहीं था। उन्होंने कहा आप हमारे अपने हैं, लेकिन अमेठी में 80% आबादी के पास बिजली नहीं थी। 1,23,000 परिवारों को तो पहली बार मोदी योगी की सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिलवाया। अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार रहने को घर मिला। 2 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला। 5 लाख वहां पर हमारे किसान हैं, उनको अब किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसा मिलता है। आप हैरान हो जाएंगी, अमेठी के पूरे इतिहास में खाद की रैक, ये तो सामान्य बात है, ग्रामीण अंचल है, 90% ग्रामीण अंचल है अमेठी। वहां पर खाद की पहली रैक तब उतरी जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, जो अपनी पुश्तैनी जमीन पर खाद की एक रैक नहीं उतार पाए। तो लोग कहीं ना कहीं एक इमोशन से जुड़ेंगे, लेकिन आप इमोशनली लोग का कब तक फायदा उठा सकते हैं? अच्छा, ये आप अमेठी में उन्हें चैलेंज कर सकती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अशोक गहलोत से लेकर कमलनाथ जी से लेकर एवरीबॉडी, हर कोई ये कह रहा है कि ही इज पीएम मटेरियल। तो ट्राई हिम। तो क्या इस बार मोदी वर्सेस राहुल हो सकता है? मुझे नहीं पता, उनके तो अभी अलायंस में ही घोषणा नहीं हो रही ना। हर दिन कोई नया प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आ रहा है। मैं कहती हूँ आजमा ले भैया। तो आपको नहीं लगता है कि राहुल आपको, मैं कहती हूँ मोदी आजमा को लीजिए। चैलेंज कर सकते हैं? मैं कहती हूँ आप उससे पूछें जिसने उसको हराया है। ये भी तो देखिए मैडम। तो मैं ये कहती हूँ आजमा लो। अच्छा, अगर राहुल गांधी नहीं तो हु? मुझे क्या पता, मोदी वर्सेस हु? वो उनकी जिम्मेदारी है। अब आप ये कहें कि हम अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं और वो इतने निकम्मे हैं कि उनकी जिम्मेदारी भी हम निभाएं, ये कैसे संभव है? तो मिल रहे हैं ना, अभी कन्वीनर की घोषणा हो जाएगी इस महीने के मेरा अंत वो में। विषय नहीं है। अच्छा, आपको लगता है ये मैं गठबंधन? इसलिए कह रही हूँ आपको, देखिए जब आप कहते हैं हम एक संयुक्त विपक्ष हैं, हाँ, तो बंगाल में कौन है कैंडिडेट? दिल्ली का आप हाल देख लें, अलग अलग स्वरों में बोलते हैं। आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहते हैं, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं प्रवक्ता के पास अथॉरिटी नहीं थी, फिर कोई चिंतक है आम आदमी पार्टी के, वो कुछ और बोलते हैं। पहले ये तो तय कर ले बोलेगा कौन, लड़ेगा कौन, फिर देखी जाएगी। ये जो नाम इंडिया उन्होंने दिया है, आपको लगता है ये क्लेवर मूव तो था? देखिए डॉट अलायंस है। डॉट अलायंस, डॉट अलायंस मैं इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपना नाम घोषित कर दिया कि मैं जलालुद्दीन अकबर हूं, आप बोलेंगे क्या उनको? मान लीजिए कल को कांग्रेस के आईटी सेल ने बोल दिया प्रियंका और राहुल मतलब जय वीरू की जोड़ी, एक अमिताभ बच्चन और एक धर्मेंद्र, आप मान लेंगे क्या? तो पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए, पहले नाम में ऐसी क्या खराबी थी, उसका क्या बैगेज था, उसकी इतनी जिल्लत क्यों सहनी पड़ी कि नया नाम तलाश रहे हैं? आत्मा क्या है पैकेज के अंदर? आप कह रहे हैं कुछ नहीं बदला है। मैं दोबारा पूछ रही हूँ। वो तो कह रहे हैं एनडीए का कुनबा भी तोड़ेंगे, यहां से भी लोग जाकर उनको जोड़ेंगे। मैं वही कह रही हूँ, आपको उन्होंने कोई ऐसी मूलभूत विषय पर अपने विचार रख के बताया क्या? उनके एक विचार को उन्होंने साझा किया, धारा 370 वापस ले आएंगे। मैं आज कहती हूँ धड़ल्ले से, लाके दिखाएं, कैसे लाएंगे? मात्र धारा 370 पे मैं आज चुनौती देती हूँ, अमेठी आ जाएं और जोर जोर से बोले कि हम वापस देश का विभाजन कर देंगे। है हिम्मत? नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज देयर, क्या सोच है उनकी, क्या देना चाहते हैं देश को? वो कहते हैं मोहब्बत इसलिए देना जरूरी है क्योंकि देखिए मोहब्बत की अगर आप बात करें तो मोहब्बत दुकान में बेची नहीं जाती, ना बाजार में ना दुकान में, एहसास है। अब जिसको इस बात का एहसास नहीं कि मोहब्बत एहसास है जो बिकती नहीं, तो क्या कहूं? तो मोहब्बत का जो उन्होंने मुजाहिरा पेश किया था, पहले जाकर प्रधानमंत्री को उन्होंने गले लगाया था। रूबिका जी,
हम क्या कवि सम्मेलन करने वाले हैं या राष्ट्र के उत्थान के लिए कोई राजनीतिक गंभीर प्रकल्प पर चर्चा करने वाले हैं? मतलब कभी कभी आप देखते हैं कांग्रेस वाले कहते हैं देखिए कितना अच्छा चॉकलेट बना दिया। मास्टर शेफ का कंपटीशन थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री का चुनाव है भैया। शेरो शायरी पढ़ने से क्या चंद्रयान पहुंच जाता वहां? वो तो उस पर भी नाराज शेरो है। शायरी पढ़ने से क्या 80 करोड़ लोगों को मिल जाता मुफ्त का राशन? वो नाराज क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मोदी वो कर पा रहे हैं जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो उपलब्धि कर पाएंगे अपने देश के। वो कह रहे चांद कोई बपौती थोड़ी है कि शिव शक्ति वहां पॉइंट नाम दे दिया आपने। तो उनको शिव से इनकार है या शक्ति से? उनको तकलीफ किससे है? मोदी के नामकरण से। लेकिन मोदी ने तो शिव का नाम लिया ना, तो तकलीफ मोदी से है तो शिव को गाली क्यों बकते हैं? उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को थैंक यू नाम तो मोदी ने तिरंगा भी रखा, तो उनको तिरंगे से ऐतराज है। और ऐतराज है इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने का नारा दे रहे थे। तो ये मुझे समझ आती है कि कांग्रेस पार्टी को तिरंगा शब्द हमने कहा चांद पर तो कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है। ये उनके लक्षण दिख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है कि तुमने शिव भगवान का नाम कैसे ले लिया। ये स्वाभाविक है, कांग्रेस तो पहले से हिंदुओं के खिलाफ है और शक्ति के खिलाफ तो है ही जो हिंदुस्तानी हो। आपने ऐसा ही आरोप प्रियंका गांधी पर लगाया था स्मृति जी। मैंने? आपने ये कहा था कि वो वहां अमेठी में जाकर नमाज पढ़ती हैं। क्या मुझे पूरा कहने मामला की था? जरूरत नहीं, उन्होंने अता की थी वहां नमाज, उसके आए तो थे फोटोग्राफ्स। हाँ, पर वो नमाज के अरकान अलग होते हैं। वो हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी। नहीं, मेरा ये मानना है। पर आपको ऐतराज था अगर वो दुआ नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में ये ढोंग बंद होना चाहिए कि आप एक सेगमेंट में गए तो आपने नमाज अता कर ली। इस्लाम का मूलभूत स्वभाव क्या है कि आप मूर्ति पूजन नहीं कर सकते ना, तो आप जो पूजा कर रहे हैं कम से कम उसमें तो आस्था रखिए। तो आप इस्लाम का क्यों इस प्रकार से अनादर करते हैं? अगर मानते हैं वाकई में तो उसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है, शर्मसार होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हर धर्म का एक नियम होता है, उसका तो पालन कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। ये थी स्मृति ईरानी, बेबाकी से अपनी सारी की सारी बातों को आपके सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।